हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है फेडरलिज्म, इसको डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, यानी कि दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में यानी कि आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर जो फेडरलिज्म है उसको कहते किसे हैं, मतलब क्या होता है फेडरलिज्म का। फिर हम समझेंगे कि जो फेडरलिज्म के बाद जो दो सिस्टम होते हैं हमारे, एक यूनिटरी सिस्टम और एक फेडरल सिस्टम, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके डिफरेंसेस देखेंगे और इन दोनों में समझेंगे कि आखिर इन दोनों में फीचर्स इसके क्या है। उसके बाद हम डिफरेंसेस रूट्स देखेंगे, जिससे कि फेडरलिज्म क्या होता है, कि किस तरीके से हम फेडरलिज्म के रूप्स के जो डिफरेंसेस रूप होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक फेडरलिज्म कंट्री है। तो आज के वीडियो में हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। बाकी के जो अगले जो टॉपिक्स बच जाएंगे, हमारे जो पेंडिंग बचेगा, उसको हम करेंगे पार्ट 2 में डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर फेडरलिज्म कहते किसे हैं। अगर हम सीधा सीधे इजी लैंग्वेज में हम समझे, जिसमें पावर क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है दो लेवल पे, एक सेंट्रल लेवल पे यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी पे, और दूसरा जो उसके नीचे जो रहता है, यानी कि सीधा सीधी हम कहें तो एक स्टेट लेवल पे। यानी कि जब पावर डिवाइडेड रहता है तो उसे कहते हैं हम फेडरलिज्म। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझने की कोशिश करें, जब हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग में हमने क्या दो स्टोरी डिस्कस किया था। एक था हमारा ब्राजीलियम का और दूसरा था हमारा श्रीलंका का। तो उसमें जो हमने डिस्कस किया था, जो ब्रेलिजियम था वो एक यूरोपियन कंट्री थी, जिसने कि अपनी कंट्री को यूनाइट करने रखने के लिए उसने क्या है, पावर को डिवाइड कर दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। वहीं पे श्रीलंका ने पावर अपने हाथ में रखा था, जिसके वजह से क्या है, एक गृह युद्ध देखने को मिला था और श्रीलंका एक वीक नेशन के रूप में उभरा था। तो सीधा सीधे अगर हम डिस्कस बात समझे कि मीनिंग फेडरेशन की, तो फेडरेशन का ही मतलब होता है कि जिसमें शक्ति क्या हो, डिवाइडेड हो, पावर सेपरेट हो जाता है, अलग अलग अथॉरिटी के पास में पावर, अपनी सेपरेट पावर आ जाती है, जिसमें हमें गवर्नमेंट क्या है, दो लेवल पे देखने को मिलती है, एक स्टेट लेवल पे, दूसरी सेंट्रल लेवल पे। और उन दोनों के पास क्या है, काम करने के लिए अपनी क्या रहती है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब स्वतंत्र रूप से काम करने की पावर, अधिकार उनके पास रहता है। तो इसी को हम कहते हैं फेडरेशन। फेडरलिज्म का मतलब हो जाता है कि जब सरकार की लेवल क्या हो, स्तर, पावर डिवाइड हो जाए, तो उसे हम कहते हैं फेडरलिज्म। अब जैसे कि एक गवर्नमेंट है, जो कि अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो क्या रहता है, वो अपनी पूरी कंट्री के लिए वो क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो अपनी पूरी कंट्री, यानी कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारी कंट्री जैसे क्या है, फेडरल है, फेडरलिज्म वाली कंट्री है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। लेकिन जैसे पावर डिवाइडेड है, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो आंसरेबल नहीं होता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। उसके पास पूरी पावर रहती है कि वो इंडिपेंडेंस होकर के अपने स्टेट के लिए क्या करे, तो काम कर सकता है, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। उसे सेंट्रल के पास जाकर के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें, अच्छा देख, पहले हम समझते हैं, इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें क्या है, स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो क्या करे, कि स्टेट के पास जा करके इसके लिए मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट होता है उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें दोनों मिलकर के काम करते हैं। और उसमें स्टेट के पास रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल दे, यानी कि कुछ जवाबें दे। लेकिन काफी हद तक हमें ये देखने को मिलता है, जो प्रोविंशियल है, यानी कि जो प्रोविंस और जो स्टेट है, उनमें जो गवर्नमेंट चुन करके आती है, जो कि क्या करते हैं, डे बाय डे के एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या करते हैं, अपना रोल्स प्ले करते हैं और अपने स्टेट को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें जो क्या है, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है और उसके लिए वो काम करता है। जैसे हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, इसकी बात करते हैं सिक्योरिटी की, डिफेंस की, या हम फिर बात करते हैं हम, जैसे कि हम बात करते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की,
वर्ल्ड अफेयर्स की। तो इसमें जो कुछ रिस्पॉन्सिबल रहता है वो किसका रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है पूरे कंट्री के लिए। और वहीं पे अगर हम स्टेट या प्रोविंस की बात करें तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, डे बाय डे के एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए काम करते हैं और अपने स्टेट को डेवलपमेंट की ओर ले जाने के लिए काम करती है। अगर हम डिफरेंसेस डिस्कस करें किसके, यूनाइटेड सिस्टम और फेडरल सिस्टम का, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिटरी सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ सेंट्रल ही पावर में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम चाइना का देख सकते हैं, चाइना का, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रसिया, ये ऐसी कंट्री है जिसमें क्या है, हमें एक यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा अगर पावर है तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहती है, तो सेंट्रल के पास रहती है और उसमें हमें एक लेवल की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। फिर उसमें सिंगल सिटीजनशिप भी देखने को मिलती है, फिर सॉरी उसमें एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है, एक एकल नागरिकता देखने को मिलता है। एकल नागरिकता का मतलब है जैसे कि अगर हम चाइना की बात करें, रसिया की बात करें या नॉर्थ कोरिया की बात करें, इनमें जो सिटीजन्स होंगे उनके पास क्या होगी, पूरी कंट्री के लिए क्या होगा, एक ही नागरिकता होगा। पूरी कंट्री के पास क्या होगा, एक ही नागरिकता होगा और उन कंट्री के लिए अपना एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि संविधान में चेंज करना सबसे ज्यादा क्या होगा, तो आसान हो जाएगा। और उसमें जो जुडिशरी होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंस नहीं होगी, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में रह करके काम करेगा। और जो स्टेट गवर्नर है या वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। ये हमें यूनिटरी सिस्टम में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम फेडरल सिस्टम के बारे में। तो फेडरल सिस्टम में सबसे पहले क्या है, गवर्नमेंट के लेवल अलग अलग हो जाते हैं, या तो वो दो लेवल पे होगा या दो से ज्यादा लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी भी राज्य सरकार को क्या करे, किसी चीज में वो आदेश दे। फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट होगा, जो किस पे, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगा उसके पास ये पावर नहीं होगा कि वो अपने स्टेट्स के गवर्नमेंट को क्या करे, ऑर्डर दे किसी काम को लेकर के। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने खुद के स्वामित्व पर बैठ करके वो क्या करे, अपना काम कर सकता है, अपने स्टेट के लिए डेवलपमेंट के लिए स्कीम्स बना सकता है या अपने स्टेट में कोई न्यू पॉलिसी ला सकता है। उसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल भी नहीं होता, यानी कि उत्तरदायित्व नहीं रहता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाकर के आंसर दे। ये हमें फेडरल सिस्टम में देखने को मिलता है। और जबकि वहीं पे अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो इसके जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, जिसमें सेंट्रल ही पावर में रहता है। तो कौन से स्टेट में कौन सा गवर्नर होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो स्टेट के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है यूनिटरी सिस्टम में। अब अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें, सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, दो गवर्नमेंट देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है हमें किसके, सेंट्रल लेवल पे, और दूसरा हमें देखने को मिलता है स्टेट लेवल पे, पहला फीचर। दूसरे इसमें जो पावर है वो क्या रहता है, डिवाइड रहता है। पहले जैसे कि अगर हम बात करें, पहले होगा सेंट्रल लेवल पे पावर, फिर आएगा हमारे पास स्टेट लेवल पे, फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आएगा हमारा ब्लॉक लेवल पे। इस तरीके से क्या है, फेडरल सिस्टम में पावर डिवाइडेड रहता है, यानी कि पावर बटा हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम फिर बात करें, जैसे कि लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, तो इसमें भी पावर क्या रहता है, तो डिवाइडेड रहता है। वहीं पे अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें पावर डिवाइडेड नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि अगर हम जुडिशरी की भी बात करें तो वो किसके अंडर में काम करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। वहीं पे अगर हम
फेडरल की बात करें तो फेडरल में एग्जीक्यूटिव का पावर अलग होता है, लेजिस्लेटिव का पावर अलग होता है, जुडिशरी का पावर अलग होता है। पावर ऊपर से नीचे क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जैसे कि अभी हमने बात की देखा सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पे। इस तरीके से भी पावर क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि डिवीजन रहता है। उसके बाद अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें तो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर उसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस को ही सुप्रीम माना जाता है, किसी में एक फेडरल कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को क्या माना जाता है, सुप्रीम यानी कि सर्वोच्च माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। फिर अगर हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट की बात करें तो उस टाइम जो फेडरेशन वाली जो सिस्टम होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट करना सबसे ज्यादा टफ हो जाता है। और उसमें न्याय जो हमारा न्यायपालिका है और जो हमारे बाइकैनोमिकलिज्म है, यानी कि जो हमारे पार्लियामेंट है और जो जुडिशरी है वो दोनों इंडिपेंडेंस होकर के काम करते हैं, कोई भी किसी के अंडर में रह करके काम नहीं करता है, किसमें तो फेडरल सिस्टम में। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, अगर हम ऑल इंडिया सिटीजन सर्विस की बात करें, ये हमारे कंट्री के संदर्भ में आ जाता है कि अगर हम जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे कि ऑफिसर जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स की बात करें तो वो क्या होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं। फिर इमरजेंसी प्रोविजंस हमें देखने को मिलता है किसमें, फेडरलिज्म सिस्टम में। क्यों, क्योंकि अगर किसी स्टेट में गवर्नमेंट जो पीपल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट फेल हो जाती है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है, तो वहां पे क्या होता है, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और इस कारण को हम क्या कहते हैं, इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं, जो कि हमें फेडरल सिस्टम में देखने को मिलता है। और जैसे ही इमरजेंसी प्रोविजन जैसे ही इमरजेंसी लगाया जाता है उस टाइम सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, तो सेंट्रल की गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। तो ये थे हमारे दोनों जो यूनिटरी सिस्टम है और जो हमारे फेडरल सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस। जैसे कि अगर हम यूनिटरी के सिस्टम की बात करें, सेंट्रल स्ट्रांग रहता है, सिंगल सिटीजनशिप रहता है, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना इजी रहता है, जुडिशरी पार्लियामेंट के अंदर में काम करता है, और स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वहीं पर अगर हम फेडरल की बात करें तो गवर्नमेंट के लेवल्स अलग अलग होते हैं, पावर डिवीजन होते हैं, पावर बटे हुए रहते हैं, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना टफ होता है, हार्ड होता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस होकर के काम करती है और इमरजेंसी प्रोविजन हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि जो अलग अलग रूट्स है, अलग अलग जो रास्ते हैं फेडरलिज्म को फॉर्म करने के, यानी कि जो हमारा जो फेडरेशन है उसको उसके रूट के जो अलग अलग रास्ते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो गवर्नमेंट का जितने भी जो इंस्टीट्यूट हो या जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, मतलब अलग अलग लेवल पे रह करके वो काम करते हैं, जिसमें कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस और जो प्रैक्टिस होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल, यानी कि सरकार का जो स्तर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, और दोनों एक दूसरे के से और दूसरे क्या कर और दोनों के जो एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में जो समझौते होते हैं वो एक साथ रहते हैं, मतलब समझौतों के साथ एक साथ रहते हैं और अपने लिए अपने अपने काम को निभाते हैं, यानी कि उनका जो ड्यूटी है, उनके जो काम है वो करते हैं। अगर हम एक इजी वर्ड में समझे तो गवर्नमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और वो किस पे काम करते हैं, एक मतलब एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री की चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ही अकॉर्डिंग क्या करेगी, तो वो काम करेगी। तो इस तरीके से हम अपने एक फेडरेशन का रूप देखते हैं, पहला। दूसरे फिर हम देखते हैं कि हम जो फेडरलिज्म है उसको दो रूट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला है हमारा यूएसए का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम जैसे कि पहले अगर यूएसए के या स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सेप्ट में देखें तो उसमें क्या जो फेडरेशन हमें देखने को मिलता है उसमें क्या रहता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, और दोनों में खुद की स्वामित्व होती है, स्टेट की अपनी स्वामित्व होती है और सेंट्रल की अपनी। जैसे कि अगर हम यूएसए के एग्जांपल में समझे तो यूएसए में क्या है, तो यूएसए अलग अलग स्टेट को यूनाइट करके बना है हमारा यूएसए। क्या बना, अलग अलग स्टेट को जो यूनाइट किया गया था उससे मिलकर बना हमारा यूएसए।
तो जो उसमें से कोई भी स्टेट अगर चाहे तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन वो ऐसा भी कर, अभी तक उन्होंने ऐसा किया नहीं है, लेकिन वो ऐसा कर सकता है। और उसमें स्टेट कोई भी, सॉरी, उसमें जो सेंट्रल है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक हमें इस लेवल पे हमें फेडरेशन देखने को मिलता है। दूसरा जो हमारे फेडरेशन देखने को मिलता है, तो जिसे हम कहते हैं, अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर दूसरे फेडरेशन रूट के बारे में बात करें तो उसमें जैसे इंडिया हो गया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया। जो बेल्जियम, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में जो स्टोरी डिस्कस की थी वो किसकी की थी? बेल्जियम की। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के लेवल अलग अलग रहेंगे, स्टेट का अलग गवर्नमेंट होगा, सेंट्रल का अलग गवर्नमेंट, लेकिन कोई भी स्टेट इसमें अपनी यूनाइट कंट्री से अलग होकर के अपना एक अलग कंट्री डिक्लेयर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसके पास है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारी कंट्री का कोई भी स्टेट अगर चाहे कि अपने आप को सेल्फ न्यू नेशंस डिक्लेयर कर दे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक के बीच में। तो ऐसे कंट्रीज के जो ऐसे कंट्री के जो फेडरलिज्म होते हैं उसको हम कहते हैं सेकेंड रूट ऑफ फेडरेशन, जिसको क्या कहते हैं हम? होल्डिंग टुगेदर। यानी कि इस फेडरेशन को हम किस नाम से भी जानते हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमें फेडरेशन के यहाँ पे दो रूट देखने को मिलते हैं। पहला है एक यूएसए का रूट और दूसरा है हमारा इंडिया का रूट। यानी कि हम अपनी कंट्री की बात करें तो इंडिया का रूट हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि हमारी कंट्री किस तरीके से एक फेडरल कंट्री है, अब क्वेश्चन यही आता है कि हमारी जो कंट्री है वो किस तरीके से एक फेडरल कंट्री कहलाती है, कि हम कहते हैं कि हमारी कंट्री क्या है? एक फेडरल कंट्री है। अगर हम इसके फेडरल के कुछ फीचर्स देखें, अगर हम फेडरल सिस्टम की जो फीचर्स देखें वो प्रॉपरली अप्लाई होती है हमारी कंट्री पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। कैसे? जिस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट रहता है एक फेडरलिज्म यानी कि एक फेडरल सिस्टम है, उसी तरीके से जो पावर है वो हमारी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 लिस्ट में। पहला है हमारा यूनियन लिस्ट, दूसरा है हमारा स्टेट लिस्ट और तीसरा है हमारा कंकरेंट लिस्ट। तो इन 3 लिस्ट के वजह से हमें क्या पता चलता है कि हमारी कंट्री भी एक क्या है? तो फेडरल कंट्री है। यूनियन लिस्ट में क्या आता है? यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स यानी कि एक ऐसे मैटर को इंक्लूड किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहती है? तो वो सेंट्रल के पास रहती है। कैसे? अगर हम बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड या फॉरेन अफेयर से रिलेटेड, बैंकिंग से अफेयर रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, तो इससे ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे ज्यादा पावर किसके पास रहती है? तो यूनियन के पास रहती है, यानी कि सेंट्रल के पास रहती है। कि इन सब्जेक्ट्स में अगर कोई पॉलिसी बना सकता है या इसमें कोई अमेंड कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? तो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकता है। उसके बाद अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं पुलिस, ट्रेड यानी कि व्यापार, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन यानी एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ऐसे विषय हैं जिसमें कानून बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए सिर्फ किसके पास पावर है? तो हमारे सिर्फ राज्य सरकार के पास यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर देखने को मिलता है। इसमें सेंट्रल कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ पे जो टॉपिक्स है इस सब्जेक्ट्स में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। और स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं, जो विषय आते हैं, उसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल गया? एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल गया। इस तरीके से हमारी कंट्री क्या है? एक फेडरल कंट्री है। अब जो हमारी तीसरी लिस्ट आती है कंकरेंट लिस्ट, तो कंकरेंट लिस्ट में क्या है? स्टेट और सेंट्रल दोनों इसमें पॉलिसीज बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो हमारा न्यू एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट जो था उसमें क्या था? कुछ स्टेट ने कहा कि हम इस पॉलिसी को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ स्टेट ने इसके लिए क्या किया? तो मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, किसके बारे में? एजुकेशन के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, ट्रेड के बारे में, यूनियंस के बारे में, मैरिज के बारे में, एडॉप्शन के बारे में, सक्सेशन के बारे में।
तो इसके ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। यदि केंद्र सरकार कानून बनाती है तो राज्य सरकार के पास ये अधिकार हो जाता है कि वो इस कानून को चाहे तो अपने कंट्री में लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे किसको समझा, जो हमारा एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020 में। क्यों? क्योंकि एजुकेशन किसके अंदर आता है, वो हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। और ये मतलब अगर ये कुछ लिस्ट ऐसे होते हैं जो कि कॉमन होते हैं किसमें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में। तो इससे रिलेटेड जो कानून होता है वो दोनों बना सकती है, यानी कि राज्य सरकार भी बना सकती है या कानून यानी कि केंद्र सरकार भी बना सकती है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा पावर कंकरेंट लिस्ट में फिर भी किसको मिलता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। किसको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि इसमें जब कानून, जो केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो कानून तो केंद्र सरकार ही बनाती है, लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार रहता है कि ये चाहे तो अपने स्टेट में लागू कर सकते हैं या नहीं। लेकिन इसमें जो कंकरेंट लिस्ट में जो ज्यादातर जो कानून यानी कि जो न्यू लॉज होते हैं या जो पॉलिसीज बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, तो सेंट्रल के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए कंकरेंट लिस्ट में थोड़ी सी ज्यादा पावर किसके हाथ में आ जाती है, तो सेंट्रल के पास आ जाती है कंपेयर टू स्टेट के। लेकिन फिर भी दोनों के पास, इस कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास ये अधिकार है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो न्यू कानून बना सकते हैं, नया कानून बना सकते हैं या कोई न्यू पॉलिसीज ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है। फिर हमने ये समझा कि जो फेडरल के जो फॉर्म है यानी कि किस किस जो डिफरेंट रूट्स हैं फेडरलिज्म के रूप में, उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो इसमें डिस्कस किया फीचर्स डिस्कस किया कि फेडरलिज्म के क्या फीचर हैं, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फिर हमने यूनिटरी सिस्टम समझा, यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। फिर हमने इसमें देखा कि फेडरलिज्म कहते किसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पहले अपने टॉपिक यानी कि जो डाउट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, तब हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।